नमस्ते फ्रेंड, जय हिंद। आज का हम केस देखने वाले हैं, जो केस है एक आर्म फोर्सेस का। इन शॉर्ट में आपको ये बता देता हूँ। देखिए, केस का टाइटल है 2022 का केस है। एज थंबनेल में बताया गया है कि किसी सेम कॉज के लिए हमें बार बार सुप्रीम कोर्ट, एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या कोई भी ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस केस में हम देखेंगे कि एक्चुअल बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से केस फॉर्म हुआ था, क्यों केस फाइल करना पड़ा। इन शॉर्ट में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ इस केस में। इस केस में ये जो पिटिशनर है, मान लीजिए ये पिटिशनर है और ये थे फोर्स के स्टाफ थे, समझ लीजिए एक्चुअली मेडिकल स्टाफ थे, लेकिन ये शॉर्ट कमीशन सर्विस में थे। शॉर्ट सर्विस कमीशन इसको ऐसा लिखा जाता है एक्चुअली। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन जो था फोर्सेस का, उसमें थे। और इनका कुछ क्राइटेरिया था कि हर मतलब इनको 3 चांस दिए जाते थे परमानेंट कमीशन को अप्लाई करने के लिए। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन शॉर्ट सर्विस के लिए रहता है, और ये परमानेंट फुल सर्विस जैसे जनरली 15 ईयर्स का सर्विस इसको कंसिडर किया जाता है। तो परमानेंट कमीशन को अप्लाई करने के लिए इनको इनकी सर्विस में 3 चांस दिए जाते थे, लेकिन सडनली 2013 में ऐसा मॉडिफिकेशन किया गया कि आपको सिर्फ जो भी चांस दिए गए थे 2 या इतने ही आपको लागू होगी। इससे पहले अगर आपने अप्लाई नहीं किया है 2013 के पहले, तो आपका एप्लीकेशन परमानेंट कमीशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये इसको एज भी रिजर्वेशन था। तो इसको इन्होंने चैलेंज किया, हमारे जो पिटिशनर है यहाँ पे करंट केस के, इन्होंने चैलेंज किया, लेकिन वो एप्लीकेशन, ओरिजिनल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया। फिर उस रिजेक्शन को ही सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसको फिर से चैलेंज किया गया और इनके फेवर में फैसला चला गया। उसके क्या रीजंस थे, कौन से स्टैंड पिटिशनर ने लिए, कौन से स्टैंड रिस्पोंडेंट ने लिए, और किस तरीके से ये जजमेंट फेवर में आया पिटिशनर की, ये हम सब देखेंगे इस केस में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। देखिए फ्रेंड्स, जो भी अपील फाइल किया गया था लेफ्टिनेंट कर्नल सुप्रीता चंदेल जी ने, तो उन्होंने चैलेंज किया था ऑर्डर, जो भी ऑर्डर किया था आर्म फोर्सेस ने, ट्रिब्यूनल ने, रीजनल बेंच। सो 8 डेट है, ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर ये है। वो एप्लीकेशन डिसमिस किया गया था। जो भी इन्होंने रिलीफ क्लेम की थी या फिर रिक्वेस्ट की थी ट्रिब्यूनल को, तो वो नहीं दी गई थी। तो ये बेसिक बैकग्राउंड था कि किस तरीके से उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया, उसके बाद क्या हुआ। तो आगे चलते कि कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैंने बताया कि पिटिशनर एक शॉर्ट सर्विस कमीशन में वर्किंग थे और उनको परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करने के 3 चांस दिए जाते थे, और उनका जो भी चांस था, 2 चांस उन्होंने नहीं अप्लाई किया था, थर्ड चांस उन्होंने जब दिया था तो उन्होंने अप्लाई किया था, वो रिजेक्ट कर दिया था, या फिर वो कर नहीं पाए थे किसी उनके मेडिकल इमरजेंसी की वजह से। तो अपीलेंट का स्टैंड क्या था कि अपीलेंट ने बोला था, मतलब जो हमारे पिटिशनर है उन्होंने क्या था कि ऐसे ही कुछ पिटिशंस थे, मीन्स इनके जैसे ग्राउंड जिनका थर्ड चांस जो एप्लीकेशन का था वो मान्य नहीं किया था पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं उन्होंने। और फिर उन्होंने ट्रिब्यूनल में अप्लाई भी किया था। तो प्रीवियस के केसेस में, मतलब अदर देन दिस पिटिशनर के केस, उनको उन्होंने अलाउ किया था, उनको वो बेनिफिट दिया था, लेकिन पिटिशनर के केस में उनको सेम बेनिफिट रिजेक्ट किया गया। देखिए, तो अकॉर्डिंग टू द appellant, officers similarly situated with the appellant who were also not given an opportunity to appear for the clinical test and interview in view of the amendment quickly moved application before the AFT, that is Armed Force Tribunal, principal bench, original application number 111 of 2020,
2013 and batch of matters raising various contention and content that they have been wrongly deprived of availing the third chance for no fault of theirs. देखिए उनका कुछ फॉल्ट नहीं है, उन्हें हमें थर्ड चांस नहीं दिया गया, इस बेसिस पे पिटिशनर के अलावा भी कोई दूसरी पिटिशनर्स गए थे, उनका वो ओरिजिनल एप्लीकेशन ये था. Though amendment to the policy were upheld, the principal bench of AFT granted relief in the following terms. जो भी मॉडिफिकेशन अपील किया था, लेकिन जो भी इस पिटिशन और दूसरे पिटिशनर जो थे, मतलब इस मैटर में उनको अलाउ की थी, क्या अलाउ की थी कि रिलीफ द अदर कंटेंशन ऑफ द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज दैट द गवर्नमेंट कैन ग्रांट एज रिलैक्सेशन द गिवन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. और उन्होंने उनको अलाउ भी किया था कि हम इसको द इम्पल्सिव पॉलिसी ऑफ इज हेल्ड टू बी इंट्रावायरस. अ डायरेक्शन इज इशूड टू रिस्पोंडेंट टू कंसिडर द केस ऑफ पिटिशनर्स हु वेर एलिजिबल इन द year of 2013 but became ineligible in 2013 for grant of permanent absorption of account of amendment of policy after clubbing the selection of 2012 with 2013. फर्दर डायरेक्शन दे दिए. इन शॉर्ट मुझे ये बोलना है कि पिटिशनर से पहले भी कुछ दूसरे स्टाफ उनके ट्रिब्यूनल के पास गए थे कि जो भी मॉडिफिकेशन 2013 में आपने लाया है कि हम अप्लाई नहीं करेंगे थर्ड चांस के लिए, हमें थर्ड चांस हमें नहीं दिया जाएगा पिटिशनर को परमानेंट कमीशन को अप्लाई करने के लिए. तो उनका वो जो एप्लीकेशन तो अलाउ किया गया, लेकिन वही सेम ग्राउंड लेके जब हमारे जो प्रेजेंट पिटिशनर गए तो उनको नहीं अलाउ किया गया. तो कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन है, देखिए पॉइंट नंबर 10 है, 10 नंबर का पैराग्राफ में कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया. एट द आउटसेट इटसेल्फ वी मे से दैट द फ्रेज ओनली टू द पिटिशनर्स इन द ऑर्डर रिजेक्टिंग रिप्रेजेंटेशन इज पेटेंटली एररनेस. यहाँ पे एरर है बोला है, जो भी रिजेक्शन किया है आपने वो एरर, उसमें एरर है. इट इज अगेंस्ट योर प्रीवियस व्हाट वी कैन से द जजमेंट और द ऑर्डर. while the AFT प्रिंसिपल बेंच ग्रांटेड रिलीफ, देखिए उन्होंने रिलीफ ग्रांट किया था पिटिशनर्स जो प्रीवियस पिटिशनर्स थे. इट डिड नॉट प्रोहिबिट द डिपार्टमेंट फ्रॉम कंसिडरिंग द सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन. मतलब सिमिलर सिचुएशन में पर्सन जो है उनको आप डिनाई नहीं कर सकते. Another representation was disposed on so and so that inter alia on the primary ground that she did not meet the criterion. In the meantime, the appellant's service were further extended for a period of 4 years on so and so. देखिए तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये आउटलाइन किया है कि आपका जो भी जजमेंट है वो उसमें एरर है. रीजन यही था कि आपके प्रीवियस जो भी पिटिशन था या फिर एप्लीकेशन था, प्रीवियस एप्लीकेशन आपने अलाउ किया था, लेकिन ये सेम एप्लीकेशन सेम सिचुएशन में हमारा जो करंट पिटिशनर है वो है, लेकिन आपने उसको अलाउ नहीं किया. उसके बाद क्या हुआ देखिए पॉइंट नंबर पैरा नंबर 14 में ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बोला. इट इज अ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट वेयर अ सिटीजन एग्रीव्ड बाय एन एक्शन ऑफ गवर्नमेंट department has approached the court and obtained a declaration of law in his her favor, others similarly situated ought to be extended the benefit without the need for them to go to the court. उन्होंने यहाँ पे एक रेफरेंस भी दिया है. सेम प्रिंसिपल्स वेयर फॉलोड विद दिस केस. फ्रेंड्स इन शॉर्ट मुझे ये बताना है, यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पैरा नंबर 14 नंबर का जो पैरा है उसमें क्लियरली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि अगर किसी सेम कॉज के लिए कोई पिटिशनर ऑलरेडी अप्रोच किया है उन्होंने उस मैटर के ऊपर किसी भी कोर्ट को, इन प्रेजेंट केस में एएफटी है, मतलब इनका आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है, वहां पे अप्लाई किया था. और सेम सिचुएशन में अगर कोई दूसरा पिटिशनर आता है या कोई सिटीजन आता है और अप्रोच करता है सेम रिलीफ के लिए, तो उसको डायरेक्टली वो रिलीफ दी जानी चाहिए. तो इसलिए यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक साइटेशन लिया है, रेफर किया है. और 15 नंबर पैरा में भी उन्होंने बताया है कि इन जो भी रिस्पोंडेंट का दावा था तो उसके ऊपर रिमार्क दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने. उसके बाद क्लियरली डायरेक्शन दिए गए
The respondent authorities on their own should have extended the benefit of the judgment of FT जो भी प्रीवियस ओरिजिनल एप्लीकेशन था, जो भी हमारा प्रेजेंट पिटिशनर है, उन्होंने इसी बेसिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपना दावा पेश किया था. To illustrate, take case of the valiant Indian soldiers bravely guarding the frontiers at Siachen. तो उनके बारे में मार्क दिया है कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने डायरेक्शन दिए, उनके बारे में कुछ कहा है. उसके बाद फाइनल ऑब्जर्वेशंस क्या रहे कोर्ट के, देखिए. ऑन द peculiar facts of this case, and since nothing adverse has been placed on record with regard to performance of the appellant in exercise of power under Article 142 of the Constitution, we direct that the appellant out to be given permanent commission. देखिए उनको परमानेंट कमीशन में लेना चाहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया. ये देखिए, वी डायरेक्ट द appellant's case be taken up, grant of permanent commission, and she be extended the benefit of permanent commission with effect from the same date similarly situated person who obtained the benefits. देखिए जो भी प्रीवियस पर्सन थे उनको मिला था बेनिफिट, उनको भी मिलना चाहिए. ऐसे डायरेक्टली डायरेक्शंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी, और द अपील इज अलाउड. जो भी अपील किया गया था वो अलाउड किया, और एएफटी का जो भी डिसीजन था वो जो पिटिशनर के ओरिजिनल एप्लीकेशन 241 ऑफ 2021 के क्वाश और सेटिसाइड कर दिया गया. इन शॉर्ट देखिए फ्रेंड्स, मुझे बोलना यही है कि सिमिलर कॉज को लेकर अगर कोई केस है, मतलब किसी केस में एक पिटिशनर है, उसको कोई रिलीफ ग्रांट किए और उसी सेम पैटर्न में हम आते हैं, हम उसी सेम सिचुएशन में हम भी है, मतलब कोई पिटिशनर आप हो या मैं हूँ, तो वी कैन क्लेम द सेम रिलीफ ग्रांटेड जो पिटिशनर को ग्रांट की किसी भी कोर्ट ने, जो भी कोर्ट हो, तो उसी तरीके से. तो ये अच्छा एक जजमेंट है. उसके ऊपर हम ये देख सकते हैं कि कुछ सिमिलर केसेस है कि एक केस में अगर किसी को रिलीफ ग्रांट किया है तो हमें वो रिलीफ मिलना चाहिए. रीज़न ये है कि सेम सिचुएशन में आपने वो रिलीफ किसी पिटिशनर को ग्रांट किया था, इसलिए. तो फ्रेंड्स, जय हिंद. ये था कुछ साइटेशन आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए. इसी ऐसी साइटेशन के साथ हम फिर मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच.